शाम का वक्त है। गार्डन में एक पर्सन बैठा हुआ है। उसके हाथ में अपनी एक किताब है। वो इस किताब में ही गुम है। ये किताब ही उसकी दुनिया है। उसे पढ़ने का बहुत शौक है। और ये पर्सन है लान वांगची। वो यही जिंदगी तो चाहता था हमेशा से, जहाँ वो हो, उसकी किताबें हो और ये गांव का शांत वातावरण, जहाँ उसे डिस्टर्ब करने वाला कोई ना हो, जहाँ वो खुलकर अपनी जिंदगी को जी सके, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी बंदिश के, इस खुले आसमान के नीचे, न कि उन बड़ी बड़ी इमारतों में कैद, नियमों में बंधकर, हजारों जिम्मेदारियों के बीच घिरा हुआ। वो ऐसी जिंदगी नहीं चाहता था। इसीलिए तो वो यहाँ इस गांव में चला आया, अपनी किताब से नजर हटाकर। लान वांगजी अपने साइड में रखे न्यूज़पेपर को देखता है। वो उसे अपने हाथ में ले लेता है। उस पर एक तस्वीर है, जिसे देखकर उसकी आंखें अचानक नम हो जाती है। न जाने वो क्या सोच रहा है। तभी एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे को छूकर गुजरता है और वो अपनी सोच से बाहर आता है और इस ठंडी हवा को महसूस करने लगता है। लान वांगजी अपने मन में कहता है, काश मैं हमेशा के लिए यहाँ रह जाता, पर यह नामुमकिन है। लेकिन जितना भी समय है, मैं उसमें कुछ अच्छी यादें बनाना चाहता हूँ। लान वांगजी अपने इन ख्यालों में ही गुम था। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, मास्टर, स्कूल बंद करने का समय हो गया है। आप कब तक यहाँ बैठे रहेंगे? लान वांगजी पलटकर पीछे देखता है। वो कहता है, आंट मैरी, बच्चों को ध्यान से उनके घर छोड़ दीजिएगा, उन्हें कोई तकलीफ ना हो। आंट मैरी कहती है, यंग मास्टर, आप खामखा चिंता करके अपने आप को परेशान करते हैं। बच्चों के माता पिता को आप पर पूरा भरोसा है। आप खुद से एक स्कूल चलाकर मुफ्त में इस गांव के बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। इससे बढ़िया और क्या होगा उन बच्चों के माता पिता के लिए? लान वांगजी कहता है, फिर भी आंट मैरी, वो बच्चे हमारी जिम्मेदारी है। जब तक वो सही सलामत घर नहीं पहुंच जाते, मेरे मन को एक चिंता सताती रहेगी। आंट मैरी कहती है, ठीक है यंग मास्टर, मैं आपकी चिंता को और नहीं बढ़ाऊंगी। मैं जल्दी ही सभी बच्चों को उनके घर छोड़ देती हूँ। फिर वापस आकर मैं आपको भी घर छोड़ दूंगी। लान वांगजी कहता है, ठीक है आंट मैरी, अपना ख्याल रखिएगा और बच्चों का भी। लान वांगजी खुद ही अकेले इस गांव की इकलौते छोटे से स्कूल को चलाया करता है। वो ही इस स्कूल का हेड मास्टर है और वो ही मास्टर भी। रात का वक्त है। लान वांगजी धीमी रोशनी में बैठा हुआ है। तभी उसके घर का टेलीफोन बजने लगता है। लान वांगजी का ध्यान इससे उस पर जाता है। वो जब टेलीफोन को पिक करता है तो दूसरी तरफ से एक आवाज आती है, वांगजी। लान वांगजी कहता है, बाबा। लान वांगजी के बाबा कहते हैं, क्या कर रहे थे? लान वांगजी कहता है, कुछ नहीं बाबा। दूसरी तरफ से आवाज आती है, झूठ बोल रहे हो ना, क्या किताब पढ़ रहे थे? लान वांगजी कहता है, बाबा वो। दूसरी तरफ से आवाज आती है, तुम्हारा बाबा हूं मैं, तुम्हारे बारे में सब पता होता है मुझे कि तुम्हें किस वक्त क्या पसंद है और क्या नहीं। लान वांगजी इस पर चुप हो जाता है। लान वांगजी के बाबा कहते हैं, अपना ध्यान सही से रख रहे हो ना, या फिर लापरवाही कर रहे हो? लान वांगजी कहता है, रख रहा हूं बाबा, आप परेशान ना हो। क्या आप वहां पर ठीक हैं? दूसरी तरफ से आवाज आती है, ठीक हूँ। लान वांगजी कहता है, बाबा आप सच कह रहे हैं ना? लान वांगजी के बाबा कहते हैं, वांगजी, तुम्हें याद करता हूँ, तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन? खुशू वापस आ जाओ बेटा, तुम्हारे बिना इस घर में कोई रौनक नहीं है। लान वांगजी चुप है, वो कुछ नहीं कह रहा। दूसरी तरफ से लान वांगजी के बाबा कहते हैं, जानता हूँ तुम्हें यहाँ बंद कर रहना पसंद नहीं। तुमने अभी भी अपना फैसला नहीं बदला है। कोई बात नहीं, तुम यहाँ नहीं आना चाहते तो फोर्स नहीं करूंगा मैं तुम्हें। बस वहां अपना ख्याल रखना और सेफ रहना। फोन रखता हूँ। लान वांगजी उस टेलीफोन को देखता है जिसमें से अब उसके बाबा की आवाज नहीं आ रही है। वो अपने मन में कहता है, बाबा, मैं भी आपको याद करता हूँ, बहुत याद करता हूँ, पर मैं वहां नहीं आना चाहता।
और अभी कुछ समय के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे माफ कर दीजिए। यहाँ से 1 महीना गुजर जाता है। लालवांग जी अभी अपने स्कूल में है, अपने ऑफिस में, और अपना काम कर रहा है। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है, और जब लालवांग जी को समझ आता है कि ये आवाजें किसकी है, वो तेजी से केविन से बाहर क्लासरूम की ओर दौड़ता है। क्लासरूम में आकर लालवांग जी को जो नजारा सामने देखने को मिलता है वो बहुत ही खौफनाक है। क्लासरूम में बहुत से मास्क लगाए हुए मैन खड़े हुए हैं और उनके हाथ में गन है जो वो बच्चों पर ताने हुए हैं। लालवांग जी कहता है, कौन हो तुम लोग और बच्चों को क्यों पकड़ा हुआ है? आंट मैरी कहती है, यंग मास्टर, आप यहाँ क्यों आए? आप यहाँ से जाइए। एक मास्कमैन कहता है, तो तुम आ ही गए। तुम ही हो ना लालवांग जी? सही कहा ना मैंने? लालवांग जी कहता है, कौन हो तुम और मुझे कैसे जानते हो? और तुमने इन बच्चों को क्यों पकड़ा हुआ है? छोड़ो उन्हें। मास्कमैन कहता है, छोड़ दे? ऐसे कैसे छोड़ दे? क्या बेवकूफ समझ रखा है हमें? हम इसलिए तो यहाँ नहीं आए थे। लालवांग जी कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? मास्कमैन कहता है, मतलब अब की ना तुमने काम की बात। मतलब साफ है, अगर इन बच्चों को सही सलामत जिंदा देखना चाहते हो तो अपने आप को इन सब के बदले हमारे हवाले कर दो और चुपचाप हमारे साथ यहाँ से चलो। आंट मैरी कहती है, यंग मास्टर, आप ऐसा कुछ मत करिएगा, इनकी बात मत सुनिएगा। मास्कमैन कहता है, तुम कब से बोले जा रही हो? क्या इन सबसे पहले मैं तुम्हें ही साफ कर दूं? लालवांग जी कहता है, नहीं ऐसा कुछ मत करना। आंट मैरी को कुछ मत करना, वो कुछ नहीं कहेंगे। मास्कमैन कहता है, तो चुपचाप हमारी बात मानो। लालवांग जी कहता है, आप लोग क्यों कर रहे हैं ऐसा? मास्कमैन कहता है, इसकी वजह तुम जानते हो। क्या तुम बोल रहे हो कि तुम किसके बेटे हो? अगर नहीं चाहते कि गांव वालों को तुम्हारी असली पहचान पता चले और खामखा हमें यहाँ खून खराबा करके तुम्हें अपने साथ ले जाना पड़े तो हमारी बात शांति से मानो। हम इन सबको जाने देंगे जिंदा। लालवांग जी अब बिल्कुल शांत हो जाता है। वो अब एक शब्द नहीं कहता। कुछ वक्त बाद एक खबर ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया था। हर तरफ बस इसी एक खबर की चर्चा हो रही थी। न्यूज़पेपर, रेडियो, टीवी, हर जगह खबर ये थी कि चाइना के प्रेसिडेंट मिस्टर लान यांग के इकलौते बेटे और प्रेसिडेंट की गद्दी के अगले वारिस मिस्टर लानवांग जी को दुश्मन देश के लोग बंदूक की नोक पर अपने साथ ले गए हैं। बताया जा रहा है कि यह घटना गुसू शहर से मीलों दूर स्थित एक छोटे से गांव के स्कूल में हुई है, जो स्कूल मिस्टर लानवांग जी ही चला रहे थे। दोपहर की ये घटना है। खबर ये सामने आ रही है कि वे सभी लोग छुपकर उस गांव में रह रहे थे, लोगों की नजरों से बचकर, और जैसे ही उन्हें मौका मिला उन लोगों ने अपना काम कर दिया। गांव के लोगों से ये भी पता चला है कि दुश्मनों ने बच्चों के सर पर बंदूक रख मिस्टर लानवांग जी को उनके साथ चलने की धमकी दी। अगर मिस्टर लानवांग जी उन लोगों की बात नहीं मानते तो वो लोग बच्चों को नुकसान पहुंचा सकते थे। मिस्टर लानवांग जी को वो लोग अपने साथ कहाँ ले गए और इन सब के पीछे उनका मकसद क्या है, इस बारे में अभी कोई भी खबर सामने नहीं आई है, ना ही प्रेसिडेंट लान का कोई बयान सामने आया है। एक कार तेजी से एक और बढ़ रही है। कार में 2 शख्स मौजूद है। उनमें से एक इंसान जो दिखने में बहुत ही परेशान लग रहा है, वो कहता है, शू, और कितना वक्त लगने वाला है हमें पहुंचने में, जल्दी करो। वो दूसरा पर्सन कहता है, सर बस 5 मिनट, हम पहुंच ही गए आर्मी हेडक्वार्टर, आप चिंता मत कीजिए, कोई ना कोई रास्ता निकल ही जाएगा, यंग मास्टर हमें मिल जाएंगे। सामने वाला पर्सन कोई और नहीं, चाइना का प्रेसिडेंट लान यांग है, जो अपने बेटे लानवांग जी के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान है। वो अभी आर्मी हेडक्वार्टर की ओर बढ़ रहे हैं। प्रेसिडेंट लान यांग कहते हैं, कैसे चिंता नहीं होगी मुझे, मेरा बेटा है वो, मैं उसकी हिफाजत नहीं कर सका, कैसा बाप हूँ मैं, उससे कुछ हुआ तो अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मिस्टर सू जो प्रेसिडेंट के पर्सनल एडवाइजर है, वो अपने सर की हालत को देख के कुछ नहीं कह पाते। वो समझ सकते हैं कि उनके अंदर क्या बीत रही है। उनके इकलौते बेटे का सवाल है यहाँ पर। यहाँ से सीधे देखते हैं आर्मी हेडक्वार्टर का सीन। एक सोल्जर आकर कहता है, चीफ, मिस्टर प्रेसिडेंट हेडक्वार्टर पहुंच चुके हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं। आर्मी चीफ, जिसका नाम है गाओ लियांग, वो कहता है, ठीक है। थोड़ी देर बाद गाओ लियांग प्रेसिडेंट के सामने खड़ा हुआ है। वो उसे सैल्यूट कर कहता है, सर,
प्रेस्टन लानियांग कहते हैं, ऑफिसर, क्या कुछ पता चला? मेरे बेटे को कहाँ ले गए हैं वो लोग? गाओ लियांग कहता है, यस सर, आप हमारे साथ आइए। छानबीन से हमें कुछ खबरें मिली हैं, इससे हम उनके ठिकाने का पता लगा सकते हैं। प्रेस्टन कहते हैं, कैसी खबरें? क्या पता चला है आप लोगों को? गाओ लियांग कहता है, सर ये केस जितना सिंपल दिख रहा है वैसा है नहीं। प्रेस्टन कहते हैं, जनरल गाओ, क्या मतलब है आपका? मुझे साफ साफ बताइए। जनरल गाओ कहता है, सर जो लोग आपके बेटे को ले गए हैं, हमें पता चला है कि उन लोगों ने आपके बेटे को बॉर्डर पर ही रखा है अपने साथ। वो अपने देश के अंदर नहीं गए हैं। जितना मुझे समझ आया है ये केस किडनैपिंग का है, और अगर ये किडनैपिंग का मामला है तो वो हमसे संपर्क करने की कोशिश जरूर करेंगे अपनी डिमांड रखने के लिए। प्रेस्टन कहते हैं, जनरल गाओ, कहीं आप ये तो नहीं कह रहे कि उनका मेरे बेटे को अगवा करने का मकसद मुझ तक पहुंचना था अपने बात मनवाने के लिए? जनरल गाओ कहता है, सर मैं दावे के साथ ये नहीं कर सकता, लेकिन मुझे यही समझ आ रहा है, वरना वो आपके बेटे को अपने साथ क्यों ले जाते? चाहते तो वो मिस्टर लानवांग जी को वहीं तुरंत मार सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया उन लोगों ने। मिस्टर लान को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया है। इसका तो बस एक ही मतलब हो सकता है। सर आई होप आप मेरी बात समझ रहे हैं। प्रेस्टन लान शांति से कुर्सी में बैठ जाते हैं। उन्हें अब कुछ बातें समझ आ रही थी। उनके बेटे की जान खतरे में पड़ी, इसकी वजह क्या वो खुद है? यहाँ से दूसरी जगह देखते हैं। एक पर्सन बैठा हुआ है जिसका चेहरा साफ समझ नहीं आ रहा। तभी टेलीफोन बजने लगता है। शायद वो उसी का इंतजार कर रहा था। वो फोन को पिक करता है। दूसरी तरफ से एक पर्सन कहता है, बॉस, काम हो गया है। प्रेस्टन का बेटा हमारे पास है, अब आगे क्या करना है? सामने वाला पर्सन कहता है, बहुत बढ़िया, जो तय हुआ था उस पर काम करो। जब तक उनकी तरफ से खबर सामने नहीं आती उस लड़के को कुछ मत करना, और जब हमारे प्लान के मुताबिक काम हो गया तो फिर वो लड़का हमारे किसी काम का नहीं। उसका होना ना होना हमारी चिंता का विषय नहीं। सामने वाला पर्सन कहता है, जी बॉस, काम हो जाएगा। इतने में ही फोन कट हो जाता है। वो पर्सन जो कमरे में बैठा हुआ था वो अकेला नहीं था, वहाँ पर कोई और भी था। वो पर्सन कहता है, अब हम जो चाहते थे वही होगा। अब यहाँ से देखते हैं आर्मी हेडक्वार्टर का सीन। प्रेसिडेंट लान्यांग चौंक कर कहते हैं, क्या प्रेसिडेंट पद से इस्तीफा? आर्मी जनरल गाओ लियांग कहता है, यस सर, उन लोगों ने आपके बेटे को सही सलामत छोड़ने के बदले में आपके प्रेसिडेंट पद से इस्तीफे की मांग की है। प्रेसिडेंट लान्यांग थोड़ी देर चुप रहने के बाद कहते हैं, अगर ऐसा है तो मैं तैयार हूँ इस्तीफे के लिए, बस मेरे बेटे को वापस ले आओ। इस पर जनरल गाओ तुरंत कहते हैं, सर आप ये क्या कह रहे हैं? प्रेसिडेंट लान्यांग टूटी हुई आवाज में कहते हैं, बस मैं यहीं तक अपना काम कर पाया। देश के अलावा मेरा एक और फर्ज भी है, मेरा परिवार, जो बस मेरा बेटा ही है। अगर उसकी हिफाजत नहीं कर पाया तो जीते जी मर जाऊंगा। उस युद्ध के बाद देश की स्थिति को सुधारते सुधारते मैंने अपना बहुत कुछ गवा दिया है, लेकिन अपना बेटा नहीं। मैं अपने बेटे को नहीं खो सकता, किसी भी हालत में नहीं। अब देश की स्थिति सामान्य है, प्रेसिडेंट कोई और भी बन सकता है। जरूरी नहीं कि मेरे बाद मेरा बेटा ही प्रेसिडेंट बने, इसलिए मैं तैयार हूँ अपना इस्तीफा देने के लिए। इस पर जनरल गाओ कहते हैं, लेकिन सर इस बात की क्या गारंटी है कि वो आपके इस्तीफे के बाद भी आपके बेटे को सही सलामत छोड़ देंगे, जबकि वो लोग ये बात जानते होंगे कि आपकी बात, आपकी पोजीशन आपके बेटे को मिल जाएगी। प्रेसिडेंट लान्यांग कहते हैं, आपकी बात सही है। अगर ये सब मेरी पोजीशन पाने के लिए किया जा रहा है तो मेरा बेटा अभी भी सेफ नहीं है। वो उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। अब हम क्या करें? मेरे बेटे को कैसे वापस लाए? आप लोगों ने कुछ सोचा भी है कि नहीं? अब हम क्या करें? प्रेसिडेंट को यूं अपना आपा खोते देख प्रेसिडेंट के एडवाइजर मिस्टर शू कहते हैं, सर आप शांत हो जाइए, वो लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, कोई ना कोई रास्ता निकल ही जाएगा। प्रेसिडेंट लान्यांग कहते हैं, कैसे कोई रास्ता निकलेगा? दोपहर से रात हो आई है लेकिन अभी भी हम वही के वही हैं। आपने सुना और लोगों ने क्या कहा है? किसी भी तरह का सर्च ऑपरेशन आर्मी की तरफ से नहीं होना चाहिए लानवांग जी के लिए, वरना वो मेरे बेटे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे में मैं क्या करूं? क्या हाथ में हाथ रखकर बैठा रहूं? जनरल गाओ कहते हैं, सर हमारे पास एक तरीका है,
हम बिना किसी सर्च ऑपरेशन के आपके बेटे को सही सलामत आपके सामने ले आएंगे। बस आप हमें इसके लिए अप्रूवल देते। प्रेस्टन लान्यांग कहते हैं, क्या तरीका है आपके पास? बिना किसी आर्मी फोर्स के सर्च ऑपरेशन के आप कैसे बचाएंगे मेरे बेटे को? ये कैसे मुमकिन है? जनरल गाओ लियांग कहते हैं, जानता हूँ सर, यकीन करना मुश्किल है, लेकिन कोई है जो इस काम को कर सकता है, बिना किसी की नजर में आए, वो भी अकेले। तब आपका बेटा उन लोगों की कैद से यहाँ आपके पास होगा, ये कोई नहीं समझ पाएगा। प्रेस्टन लान की आंखों में ये सुनकर चमक आ गई थी। वो कहते हैं, क्या? कौन है वो इंसान? जनरल गाओ थोड़ी देर शांत रहने के बाद कहते हैं, सर वो पहले हमारी ही टीम में हुआ करता था, स्पेशल फोर्सेस में। उसके बारे में मैं आपको ज़्यादा कुछ तो नहीं बता सकता, लेकिन ये ज़रूर कह सकता हूँ कि जो भी काम वो करता है उसे पूरी तरह करता है और इतना सीक्रेटली उस काम को करता है कि आज तक कोई उसका पता नहीं लगा पाया है। ऐसे कई ऑपरेशन उसने किए हैं, वो भी सीक्रेट तरह से, और एक भी अनसक्सेसफुल नहीं रहा। प्रेस्टन लान्यांग कहते हैं, तो फिर आप लोग किसका इंतजार कर रहे हैं? कौन है वो सोल्जर? उसे जल्दी यहाँ लेकर आइए और इस मिशन के लिए तैयार करिए, और जो भी सोल्जर वो अपनी टीम में चाहता है वो भी उसे प्रोवाइड कराइए जल्दी, हमारे पास वक्त नहीं है। जनरल गाओ कहते हैं, सर इतना आसान नहीं है, हमें थोड़ा वक्त लगेगा, मुझे पहले उससे बात करनी होगी, उसे इस मिशन के लिए मनाना होगा। प्रेस्टन लान्यांग कहते हैं, जनरल गाओ आप क्या कह रहे हैं? आपको टाइम लगेगा आपके सोल्जर को मनाने में? आप सर अपनी सिचुएशन को समझ रहे हैं? मेरा बेटा उन लोगों के पास है और आप बस यहाँ देरी पर देरी किए जा रहे हैं। क्या ये जरूरी है कि आप उसी सोल्जर को यहाँ लाएं? आपके पास और सोल्जर नहीं है जो आप इस तरह की बातें कर रहे हैं कि आपको अपने सोल्जर को मनाना होगा। जनरल गाओ बहुत देर से अपने आप को कंट्रोल किए हुए था। वो कब से प्रेस्टन को समझाने की कोशिश कर रहा है, उन्हें उन पर विश्वास होना चाहिए, उन्हें थोड़ा समय देना चाहिए, लेकिन उनकी बात समझने की बजाय प्रेसिडेंट और भी हाइपर हो रहे हैं। जनरल गाओ कहते हैं, सर मैं समझ रहा हूँ कि आप अपने बेटे को लेकर परेशान हैं, लेकिन आपको हमारी सिचुएशन को भी समझना होगा। हम ऐसे ही कोई कदम नहीं उठा सकते, हमें पूरी प्लानिंग के साथ काम करना होगा, वरना हमारा एक गलत कदम आपके बेटे की जान को खतरे में डाल सकता है। और आप जिस सोल्जर को एक दूसरे सोल्जर से कंपेयर कर रहे हैं वो कोई मामूली सोल्जर नहीं है, वो एक स्नाइपर कमांडो है। वर्ल्ड के स्नाइपर लिस्ट में उसका नाम आता है, स्नाइपर कमांडो CN। इस नाम को तो आपने सुना ही होगा। कमांडो तो आप समझते होंगे सर, दुश्मन देश की बॉर्डर में घुसकर वो कब वहाँ के ठिकानों को तबाह कर वापस यहाँ आ जाएगा, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी, ना ही कोई जान पाएगा कि ये तबाही मचाई किसने। मैं बस आपसे थोड़ा सा समय चाहता हूँ सर, क्योंकि CN ने पिछले कई सालों से किसी भी मिशन को एक्सेप्ट नहीं किया है, ये उसके निजी कारणों के चलते है, लेकिन वो इस मिशन को जरूर एक्सेप्ट करेगा, ये मेरा आपसे वादा है। आपका बेटा कल इसी वक्त तक आपके सामने होगा, बस आप हम पर विश्वास रखिए, हम आपके बेटे को कुछ नहीं होने देंगे। प्रेस्टन लान्यांग अपने आप को थोड़ा शांत करते हैं, वो अपने जज्बातों में कुछ ज्यादा ही बह गए। प्रेस्टन लान्यांग कहते हैं, सॉरी ऑफिसर, मैं कुछ समय के लिए अपना आपा खो बैठा था, मुझे इस वक्त सूझबूझ से काम लेना चाहिए, ना कि यूं भावनाओं में बहकर। जनरल गाओ कहते हैं, कोई बात नहीं सर, हम आपकी तकलीफ को समझ सकते हैं, मैं आपसे सारी तैयारियों के बाद मिलता हूँ। इतना कहकर जनरल गाओ प्रेस्टन को सैल्यूट कर वहां से मुड़ जाते हैं जाने को। तभी प्रेस्टन लान्यांग उन्हें रोकते हुए कहते हैं, ऑफिसर, एक बात है जो मेरी चिंता को और भी ज्यादा बढ़ा रही है, मेरे बेटे के लिए, जो आपको जानना जरूरी है, और यही कारण है कि मैं जल्दी से जल्दी अपने बेटे को यहाँ चाहता हूँ। जनरल गाओ इस पर कंफ्यूज्ड लुक से प्रेस्टन को देखते हैं और कहते हैं, सर ऐसी कौन सी बात है, आप हमें कहिए, क्या कुछ सीरियस बात है?